जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक में। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। आज के इस वीडियो के अंदर आपको वैसे सवाल बताए जाएंगे जो कि सीधे आपके 26 मई के पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आपका भी एग्जाम 26 मई को है पटना में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले सवाल बताएंगे जो कि हुबहू ऐसा ही सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? यह एक प्रकार का किताब है, इसका लेखक कौन था? आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है एवं इस बार के एग्जाम में पूछेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं, आप याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। और पूछा जाता है स्वामी दयानंद ने किस समाज का स्थापना किया था? आप याद रखेंगे साथियों, इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। इन्होंने किस समाज का स्थापना किया था? आर्य समाज का स्थापना किया था। आप याद रखना, आपके पेपर में ये सवाल बनेंगे। और ये भी पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यह पूछता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आप याद रखेंगे, जो कि आपके पेपर में बनेगा। और यहां से यह सवाल बनता है कि ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपका जवाब आना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? अगर आपके पेपर में बने तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके टिक कीजिएगा। 1875 ईस्वी में हुआ था। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल क्यों चलते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि बिहार का कौन सा जिला को सुगर बाउल कहलाता है? बिहार का कौन सा जिला सुगर बाउल कहलाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। आपके पेपर में बनने वाला सवाल है बीएससी कार्यालय परिचारी में। और इसमें जीके के 40 ऐसे सवालों को करेंगे साथियों, जो कि आपके पेपर में आएगा। तो 40 में से आप कम से कम 30 प्लस प्रश्नों का टारगेट रखिए सही करने का। जो बच्चा 30 प्लस प्रश्न को सही कर देगा, एक प्रकार से मानिए कि उनका सिलेक्शन पक्का है। मतलब यहां पर एक टेस्ट के रूप में हो रहा है, जो कि आपका स्कोर बढ़ाएगा। आप जवाब देते चलिएगा कमेंट में, कौन सा जिला सुगर बाउल कहलाता। मान लीजिए सवाल आपके पेपर में आ गया, आपको नहीं पता है, आप तुक्का लगाइए कौन सा आप सही जवाब दे पाते हैं। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका तुक्का में ही सही जवाब देता है। देखिए 2 नंबर का क्या जवाब होगा, कमेंट में फटाफट लिखेंगे। सुगर बाउल कौन सा जिला कहलाता है? आपका जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, पश्चिमी चंपारण कहलाता। पश्चिमी चंपारण कहां पर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में आने वाला सवाल है साथियों। ठीक है। सुगर बाउल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर गन्ना का सबसे ज्यादा उपज होता है, यानी चीनी सबसे ज्यादा मात्रा में बनती है, इसलिए इसे शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों कि संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। आप क्या सही करोगे कि अनुच्छेद जो 360 है यह किससे संबंधित है? तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनता है। और यहां से पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 352 से। जैसे में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 से है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 352 से है। और राष्ट्रपति शासन की बात करेगा तो यह अनुच्छेद 356 से संबंधित है। आप याद रखना, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस सारे प्रश्नों को आप कवर कीजिएगा और कमेंट में जवाब देते चलिएगा। ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो अशोक का शिलालेख है उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? आपका जवाब आना चाहिए किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आप याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी में इसको पहली बार पढ़ा गया था। आप याद रखना। और आपको क्लास कैसा लग रहा है साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो आवाज में या
क्वेश्चन में या कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आ रहा है कि एग्जाम कैसे होगा या किसका एग्जाम होने वाला है, जो भी जानकारी चाहिए आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी रिप्लाई सभी का दिया जा रहा है, आपका भी रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी एग्जाम से लेकर डाउट है, प्रश्न से डाउट है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा भारतीय स्थान है? बिल्कुल राइट आंसर आपका होना चाहिए। भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा भारतीय स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा भारत का स्थान है? वो आपका इंदिरा पॉइंट है। आप कहिएगा इंदिरा पॉइंट आखिर है कहाँ? ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में बनेगा भारत का, इंडिया का सबसे साउथ पॉइंट कौन सा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो आपका इंदिरा पॉइंट है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और ये कहाँ में स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, आप याद रखिएगा। और पूछेगा कि भारत की सबसे दक्षिणी भूमि कौन सा है? वो आपका कन्याकुमारी। अगर बिंदु की बात करेगा तो इंदिरा पॉइंट है, अगर भूमि की बात करेगा तो कन्याकुमारी को आप सही करोगे। रामेश्वर ये सब लास्ट वाला ही भूमि है, ऐसे कन्याकुमारी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, अगला नंबर सवाल देखिएगा, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? आपका जवाब पहले आना चाहिए साथियों। विटामिन बी 12 में कौन सा धातु पाया जाता है? अगर नहीं पता है तो आप तुक्का लगाइए और देखिए कि आपका सही होता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि प्रश्न आपके एग्जाम में आए और आपको नहीं पता है तो तुक्का ही लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी एक तुक्का लगा कर देखिए कि सही होता है कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बी 12 किस में पाया जाएगा? लोहा में आप कभी नहीं सुने होंगे, इतना तो आपको दिमाग काम कर ही रहा होगा कि लोहा में बी 12 कभी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तांबा में इसका नाम कभी नहीं सुने होंगे। मैग्नीशियम में आपको एक अलग नहीं दिख रहा है, कोबाल्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही कर देंगे हम लोग। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? कोबाल्ट होता है। रासायनिक नाम तो अलग है, मतलब यहाँ पर कौन सा धातु में पाया जाता है ये पूछ रहा है, तो इसका एक कोबाल्ट धातु में पाया जाता है, ठीक है। इसको साइनो कोबालमिन नाम है। इसका रासायनिक नाम क्या साथियों? थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हुआ था, हम शुरुआत से क्योंकि रासायनिक पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा धातु में पाया जाता है, तो कोबाल्ट धातु में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम हम बोल रहे थे तो इसका रासायनिक नाम भी जान लीजिएगा, साइनो कोबालमिन है। साइनो कोबालमिन है, साइनो कोबालमिन है, आप याद रखिएगा। और आपके भैया का, आपके गुरुजी का 1 लाख सब्सक्राइबर पर फेस रिवील होने वाला है, तो आप लोग फटाफट है चैनल को क्या कर लीजिएगा साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बड़े भैया का 1 लाख सब्सक्राइबर पर फेस रिवील होने वाला है। हम अपना फेस दिखाएंगे आपको कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लीजिए, ताकि आपका जल्दी भैया का 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाए, क्योंकि वो दूर दिन नहीं जब हम सफलता पाएंगे, ठीक है, और आपको भी सिलेक्शन दिलवाएंगे साथियों। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, कांदबरी के रचयिता कौन थे? कांदबरी के रचयिता कौन है? जो बच्चे नए होंगे उनको मेरे बारे में पता नहीं है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरे बारे में भली भांति पता है कि हम जो भी पढ़ाते हैं वो सीधे आपके पेपर में आता है। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा उम्मा जीके ट्रिक एक चैनल क्या है, जो कि लाखों बच्चों का विश्वास है। कम से कम 10,000, लगभग में 10,000 लेकर चलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़ना है अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। कांदबरी के रचयिता कौन है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, वानभट्ट है। कांदबरी के रचयिता कौन है? वानभट्ट। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है साथियों, तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस नंबर पर आपको BSC लिखकर मैसेज करना है। इस नंबर पर आपको क्या करना है? BSC लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जवाब आना चाहिए कमेंट में। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर देते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जवाब आना चाहिए पहले आपका, ठीक है। एक बच्चे का रहा है सर वीर कुंवर सिंह होगा, बिल्कुल राइट आंसर बाबू। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और ये कितने वर्ष की उम्र में किए थे? 80 वर्ष की उम्र में, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और मंगल पांडे मेरठ से विद्रोह कर रहे थे, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि मानव ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? आपका जवाब आना चाहिए, आपको कई बार बता दिए हैं, एवं सबसे इजी लेवल का सवाल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत, आप याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका 10 नंबर सवाल है साथियों, जो कि देखिएगा आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, काठमांडू में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। कहाँ में स्थित है? काठमांडू में। आप याद रखिएगा, इसका स्थापना 1985 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में, आप याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में। आपके पेपर में पूछेगा साथियों। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, 1985 में। ये सारे इजी लेवल के सवाल है, तो हम देखते हैं आप 40 में से कितना प्रश्न सही कर पाते हो। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जवाब आना चाहिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। श्री राजगोपालाचारी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और पूछेगा कि जैसे में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वहां पर भारतीय नहीं रहना चाहिए। पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपके पेपर में छपेगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। अगर भारतीय की बात करेगा, श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आप बिल्कुल सही करोगे, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है? असम में। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। ये किस राज्य में स्थित है? असम में। आप याद रखना, आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आपका जवाब आना चाहिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? सबसे पहले हम एक क्लियर करेंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। आपका जवाब आना चाहिए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने क्या दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आप याद रखेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। आप याद रखिएगा, कब दिया गया था? तो 1974 से, सॉरी, यहाँ पर पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना जो था पांचवी, वो कब से कब था? तो 1974 से 1978 था। यहाँ हालांकि, एक मिनट, 1974 से 1978 था। आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऐसे पंचवर्षीय योजना से सवाल आपके पेपर में बना है साथियों। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आपके एग्जाम में पूछा गया है, पिछले साल 2025 में मई में जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो आप बताइएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना मतलब का कार्यकाल कब था? तो 1951 से 1956 था, और आपको हम कई बार बता भी चुके हैं। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जवाब आना चाहिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? और ज्यादा से ज्यादा लास्ट टाइम में आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो आपका रिजल्ट ज्यादा बढ़ेगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? मैं आपको कई बार बता दिया हूं, तो आप याद रखोगे, समताप मंडल में पाया जाता है। यह जो है पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। 15 से 35 किलोमीटर क्या पाया जाता है? ऊपर पाया जाता है। आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। ये क्या करता है? जो ओजोन परत है, यह सूर्य द्वारा परावैंगनिक किरणों को रोकता है। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जवाब आना चाहिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। इनको जेपी बाबू भी कहा जाता है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आपके पेपर में बनेगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था, वह हुआ था आपका 1931 ईस्वी में। आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके पेपर में आने वाला है। और जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुर शरण सिंह द्वारा मिलकर ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाया गया था। आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों,
प्लेनेट्स यानी ग्रह से है। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, तो पहले आपका जवाब आना चाहिए। भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का वाहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? सभी एक ही राइट आंसर होगा, वो होगा शुक्र को। वेनस को हम लोग भोर का तारा, शाम का तारा, ये सब हम लोग कहते हैं, आप याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 18 नंबर सवाल देखिएगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, गुरु गोविंद सिंह थे। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, आप याद रखिएगा। और अंतिम गुरु भी यही थे। सिखों के अंतिम गुरु भी पूछेगा तो यही हो जाएंगे, क्योंकि 10वां के बाद कोई अंतिम गुरु बना नहीं है, ठीक है। इनका जन्म पटना में हुआ था, आप याद रखिएगा। और पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ का स्थापना किया था? तो खालसा पंथ का स्थापना किया था। किस पंथ का स्थापना किया था? खालसा पंथ का स्थापना किया था, आप याद रखिएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपका जवाब आना चाहिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है सर, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, यह मध्य प्रदेश से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, आप याद रखिएगा। और यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आपके पेपर में बनेगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। दो नदी है जो पश्चिम की ओर बहता है, एक नर्मदा और एक ताप्ती, आप याद रखिएगा, एक नर्मदा और एक ताप्ती। तो ये इसका अमरकंटक, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, आप याद रखिएगा। और पूछेगा कि ये कहाँ जाकर गिरती है? तो ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, आप याद रखिएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य क्षेत्र में नहीं, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पुलित्जर पुरस्कार है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका शुरुआत 1917 में हुआ था, आप याद रखिएगा। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1917 में। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 22 नंबर सवाल को देखिएगा, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार से। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ये आपका बिहार से। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखोगे। और जो काफी सारे बच्चे बिहार से भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं साथियों, ठीक है। अगर पटना के आसपास रहेगा, पटना, गया, अरवल, जहानाबाद के आसपास ये सब डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, तो मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ एग्जाम के टाइम, ठीक है। क्योंकि हम एग्जाम सेंटर पर जाते हैं, बच्चों का रिव्यू लेते हैं कि कैसा प्रश्न आपका आया है, ठीक है ना। तो ये सब अगर पटना, गया, जहानाबाद आसपास के हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो बिल्कुल आप लोग सही करोगे, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये 5वीं शताब्दी के शुरुआत में आए थे, आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि कई बार बताया कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? आपका जवाब आना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था, आप बिल्कुल सही करोगे। कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखिएगा। राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, आपका स्कोर आना चाहिए, आपका कमेंट आना चाहिए, इसका क्या राइट आंसर होगा। ये जो है महानदी पर स्थित है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, यह दुनिया का सबसे लंबा बांधों में से एक है।
अगला नंबर सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका जवाब आना चाहिए साथियों। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है बिहार केसरी के नाम से किसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही करोगे साथियों। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर, ये बिहार के हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं, आप याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे सर, नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में यह लगभग 78% है, आप याद रखिएगा। वायुमंडल में कितना परसेंट है? 78% है, आप याद रखिएगा। और नाइट ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है, आप याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.003% है, आप याद रखिएगा। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, यह 1944 ईस्वी में लिखा गया था। ये कब लिखा गया था? 1944 ईस्वी में लिखा गया था, अहमदनगर जेल में, ठीक है। एक कहाँ लिखा गया था? तो अहमदनगर जेल में लिखा गया था, जब वो कैद में थे, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं? आपको कई बार बता चुके हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है कि विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? इसका SI मात्रक क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग करेंगे एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत धारा का ये साय मात्रा क्या होता है? एम्पियर। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है गीत गोविंद के रचयिता कौन है साथियों? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे, जयदेव। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आपका 34 नंबर सवाल है कि सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 6 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है साथियों? 6 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि केंचुओं की कितनी आंखें होती है? कोई बच्चे बता सकते हैं केंचुओं की कितनी आंखें हो सकती है? एक भी आंखें नहीं होता है, यानी कोई नेत्र नहीं होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों भारत का संविधान कब स्वीकारा गया था? बिल्कुल सही करोगे साथियों, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत के संविधान को कब स्वीकारा गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका जवाब आएगा। और पूछा जाता है कि गोरया दिवस कब मनाया जाता है? गोरया दिवस कब मनाया जाता है? आप क्या बताइएगा, गोरया दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को गोरया दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, आप याद रखिएगा। यह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 39 नंबर सवाल है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है साथियों? आप क्या सही करोगे? सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है, ये हो जाएगा गैनीमेड। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का है, और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, ठीक है। चलिए, आपका 39 नंबर हो गया ना। 40 नंबर आपका सवाल है, देखिएगा मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मरने के बाद भारत रत्न मिलने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? लाल बहादुर शास्त्री था, आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कब? तो 1966 में, ठीक है। 1966 में, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। 1966 में कब किया गया था? 1966 में इनको भारत रत्न मिला था, आप याद रखिएगा, मरने के बाद, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका स्कोर कितना हुआ जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आपका मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छा जाएगा और काम भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका स्कोर कमेंट में आना चाहिए 40 में से कितना हुआ, ठीक है। जय हिंद।